गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर हेमलता अकोदिया। बच्चों, पिछले वीडियो में हम ब्रिटिश मंत्रिमंडल तथा प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ रहे थे। वहाँ पर हमने शुरुआत में ब्रिटेन के मंत्रिमंडल का निर्माण कैसे होता है, ब्रिटेन के मंत्रिमंडल का महत्व क्या है तथा मंत्री परिषद तथा मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। अब उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए ब्रिटेन के मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमें याद है कि संसदीय शासन ब्रिटेन की देन है, तो मंत्रिमंडलीय प्रणाली का जो विकास हुआ है या जिसकी जो भी विशेषताएं हैं जो हमें अन्य देशों में भी देखने को मिलती है, वह सब ब्रिटेन के मंत्रिमंडलीय शासन के समान है। भारतीय शासन में तो हमें बिल्कुल ब्रिटिश मंत्रिमंडल की झलक देखने को मिलती है। तो ब्रिटेन के मंत्रिमंडलीय प्रणाली की जो विशेषताएं हैं, उसमें हम जो पहली विशेषता है वह लेते हैं, सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों से बाहर होता है। ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय प्रणाली की पहली विशेषता यह है कि राजा मंत्रिमंडल की बैठकों से बाहर रहता है। वह मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेता है। राजा प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त मंत्रिमंडल को राजा अपना मंत्रिमंडल नियुक्त कर देता है। दूसरी विशेषता है सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिमंडल एक टोली के समान कार्य करता है। यदि शासन को अपने कार्यों में सफलता मिलती है तो पूरी कैबिनेट को उसका श्रेय मिलता है और उसकी प्रशंसा होती है। इसके विपरीत यदि सरकार की नीतियाँ गलत होती हैं तो पूरे मंत्रिमंडल की निंदा की जाती है। कॉमन सभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों को एक साथ त्यागपत्र देना पड़ता है। इस प्रकार मंत्रिपरिषद एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि मंत्रीगण एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व की अवधारणा है, या हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन का मंत्रिमंडल एक टोली की भावना, एक समूह की भावना से कार्य करता है। तीसरी जो विशेषता है वह है गोपनीयता। मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता गोपनीयता है। जैसा कि हमने फर्स्ट ईयर में मनु और कौटिल्य में पढ़ा था। मनु क्या कहता है कि राजा के मंत्र को गोपनीय होना चाहिए। अगर राजा का मंत्र बाहर निकल जाता है तो उस राज्य को बहुत जल्दी क्षति पहुंच सकती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी काम करती। यहाँ पर भी गोपनीयता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। मंत्रिमंडल की बैठक में सब सदस्य इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वे अपने अपने विचारों को पूर्ण स्वतंत्रता के साथ बैठक में प्रस्तुत करें, पर उनके लिए ये आवश्यक है कि सार्वजनिक रूप से वे केवल उन्हीं बातों को कहें जो मंत्रिमंडल के निर्णयों के अनुकूल हो। उन्हें अपने तथा अन्य सदस्यों के विचारों को गोपनीय रखना पड़ता है, जो कि अति आवश्यक है। अगली जो विशेषता है वह है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेता है। हम लोग जानते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली में बहुमत दल के नेता को सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो चूँकि प्रधानमंत्री दल का नेता होता है तो वही मंत्रिमंडल का निर्माण करता है, और मंत्रिमंडल का नेता भी प्रधानमंत्री होता है। सभी मंत्री समान पदी है तथा उनके अधिकार भी समान है। फिर भी प्रधानमंत्री का स्थान विशिष्ट होता है। वह सब मंत्रियों के प्रमुख समझा जाता है। अन्य मंत्री उसकी बात का सम्मान करते हैं। वह बराबर वालों में प्रथम होता है। अगली जो विशेषता है वह है राजनीतिक सजातीयता। इंग्लैंड में मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व और उसकी कार्यवाहियों को गोपनीयता इस कारण संभव है
क्योंकि ब्रिटिश मंत्रिमंडल का आधार राजनीतिक दल है। साधारणतः सभी मंत्री एक ही राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। दलगत प्रणाली के कारण ही इनमें एक सी विचारधारा के व्यक्ति होते हैं, एक से उद्देश्य रहते हैं और जो सब समस्याओं पर एक से दृष्टिकोण से विचार करते हैं। अगली जो विशेषता है वह है कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के संबंध में घनिष्ठता। देखिए, हम लोगों को पता है संसदीय शासन प्रणाली की क्या विशेषता है। व्यवस्थापिका यानी संसद के बहुमत दल के नेता को सम्राट प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है। यानी प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल किसका सदस्य होगा? संसद का सदस्य। ठीक है, तो दोनों में घनिष्ठ संबंध हो ही गया। तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल की व्यवस्था की एक अन्य विशेषता कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंध में घनिष्ठता है। मंत्रिमंडल की स्थिति संसद की समिति की है और इस कारण यह संसद के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। मंत्रिमंडल का प्रत्येक मंत्री संसद के किसी न किसी सदन का सदस्य अवश्य होता है। अपने प्रत्येक कार्य के लिए वह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल केवल तभी तक अपने पद पर रह सकता है जब तक कि उसे लोक सदन में विश्वास प्राप्त हो। अगली जो विशेषता है वह है मंत्रिमंडल का लोक सदन के विघटन का अधिकार। मंत्रिमंडल का यह अधिकार है कि मतभेद के समय वह लोक सदन को विघटित करा सकता है। अपने किसी कार्य के लिए यदि मंत्रिमंडल संसद का विश्वास प्राप्त न कर सके या मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक को संसद पारित न कर सके और यदि मंत्रिमंडल यह समझे कि उसे राष्ट्र का समर्थन प्राप्त है वह लोक सदन को भंग करा के पुनः निर्वाचन करा सकता है। इसके अलावा वहाँ पर मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की भावना है। मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व 3 प्रकार का होता है। पहला है वैधानिक उत्तरदायित्व। वैधानिक उत्तरदायित्व से तात्पर्य है राजा के प्रति उत्तरदायित्व। राजा इंग्लैंड का संवैधानिक प्रधान है, अतः मंत्रिमंडल अपने समस्त कार्यों के लिए उसके प्रति उत्तरदायी है। किंतु आजकल वैधानिक उत्तरदायित्व औपचारिक मात्र है। दूसरा जो उत्तरदायित्व है अंतः मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व। राजा के प्रति उत्तरदायी होने के अतिरिक्त मंत्रिपरिषद के सदस्य परस्पर एक दूसरे के प्रति भी उत्तरदायी होते हैं। इससे तात्पर्य यह है कि मंत्रिपरिषद के समस्त सदस्य परस्पर सहयोग एवं स्वेच्छा के साथ एकजुट होकर कार्य करते हैं। मंत्रिमंडल के प्रत्येक सदस्य का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह अपने अन्य साथियों को नीचा दिखाने का प्रयास न करे, उनके विभागों में अपनाई गई नीतियों का समर्थन करे। तीसरा जो उत्तरदायित्व है वह है संसद के प्रति उत्तरदायित्व या हम कह सकते हैं राजनीतिक उत्तरदायित्व। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी रहती है। यह राजनीतिक उत्तरदायित्व ही उसका वास्तविक उत्तरदायित्व है। संसद के प्रति मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व को शासन की कला एवं विज्ञान को ब्रिटेन की मुख्य देन मानी जा सकती है। राजनीतिक उत्तरदायित्व का अर्थ यह है कि यदि मंत्रिपरिषद कॉमन सभा में विश्वास खो देती है तो उसे त्यागपत्र देना होगा। कोई भी मंत्रिमंडल केवल तब तक ही शासन की बागडोर संभाल सकता है जब तक कि उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो। ये तो थी ब्रिटिश मंत्रिमंडल की विशेषताएं। अब हम ब्रिटिश मंत्रिमंडल के कार्य व शक्तियों के बारे में जानें। ब्रिटिश मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद शासन की वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण शासन तंत्र घूमता है। सिद्धांत में मंत्रिपरिषद संसद की एक परामर्शदात्री समिति मात्र है जिसका कार्य
शासन के संबंध में राजा को सहायता एवं मंत्रणा देना है। किंतु परंपराओं ने उसकी स्थिति में आमूल परिवर्तन कर दिया है। उसने अब वास्तविक कार्यपालिका का रूप धारण कर लिया है। मंत्रिपरिषद के कार्यों एवं शक्तियों को हम कुछ बिंदुओं से समझ सकते हैं। उसमें पहला है विधि निर्माण संबंधी कार्य। यद्यपि सैद्धांतिक रूप में हम जानते हैं कानून बनाने का काम संसद के द्वारा किया जाता है, तथापि आजकल यह कार्य मंत्रिपरिषद द्वारा छीन लिया गया है। संसद का कोई भी सदस्य विधेयक रख सकता है। ये नियम है कि संसद का कोई भी सदस्य है वो सदन में विधेयक प्रस्तुत कर सकता है, परंतु अधिकांश महत्वपूर्ण विधेयक संबंधित मंत्रियों द्वारा ही रखे जाते हैं। केवल उन्हीं विधेयकों को संसद द्वारा स्वीकृत या पारित होने की संभावना रहती है जिन्हें मंत्रिपरिषद का समर्थन प्राप्त हो। आधुनिक काल में संसद का समस्त विधायिनी कार्यक्रम मंत्रिपरिषद द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। आज मंत्रिपरिषद विधायिनी कार्य के मामले में संसद पर पूर्णतया हावी हो गई है। दूसरा जो कार्य या शक्ति है वह है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। मंत्रिपरिषद इंग्लैंड की वास्तविक कार्यपालिका है। मंत्रिपरिषद आंतरिक तथा बाह्य दोनों क्षेत्रों में शासन की नीति निर्धारित करती है। नीति निर्धारण निसंदेह उसका महत्वपूर्ण कृत्य है। मंत्रिपरिषद विभिन्न विभागों की कार्यवाहियों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करती है। सन 1918 की शासन यंत्र समिति के प्रतिवेदन में मंत्रिपरिषद के मुख्य कार्य जो बताए हैं वह है संसद के सम्मुख प्रस्तुत की जाने वाली नीति को अंतिम रूप प्रदान करना, संसद द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार राष्ट्रीय कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना, राज्य के विभिन्न विभागों के अधिकारियों में निरंतर सामंजस्य बनाए रखना तथा उनकी शक्तियों को परिसीमित करना। मंत्रीगण विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं। अपने विभागों का संचालन करना और उनकी गतिविधियों पर नज़र रखना उनका ही दायित्व होता है। मंत्रिपरिषद शासन के विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करती है और देखती है कि उनमें किसी भी प्रकार का विरोध ना हो। आधुनिक काल में प्रत्यायोजित विधि निर्माण के फलस्वरूप मंत्रिमंडल का कार्यक्षेत्र और भी अधिक बढ़ गया है। आजकल संसद कार्यभार की अधिकता और विधेयकों की जटिल प्रकृति के कारण अनेक विधियों की केवल मोटी रूपरेखा तैयार कर देती है और कार्यपालिका को अधिकृत कर देती है कि वह उन्हें क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक नियम बनाए। इस प्रदत्त अधिकार के कारण मंत्रिपरिषद की शक्ति में वर्तमान में अत्यधिक वृद्धि हो गई है। अगला जो कार्य व शक्ति है वह है वित्त संबंधी कार्य। मंत्रिपरिषद को वित्तीय क्षेत्र में व्यापक शक्तियां प्राप्त है। उसका एक महत्वपूर्ण सदस्य वित्त मंत्री संपूर्ण देश के लिए वार्षिक बजट बनाता है और उसे संसद के समक्ष रखता है। आगामी वर्ष में किस मद पर कितना व्यय होगा और इस व्यय के लिए साधन कैसे जुटाए जाएंगे, ये सब वही तय करता है। कौन से नए कर लगाने हैं, पुराने करों को समाप्त करना है अथवा वर्तमान दरों को घटाना बढ़ाना इत्यादि वित्त मंत्री का ही दायित्व है। वित्तीय क्षेत्र में मंत्रिपरिषद को अन्य कार्य भी करने पड़ते हैं, जैसे ऋण लेने की व्यवस्था करना, यह निश्चित करना कि कौन सा व्यय संचित निधि से और कौन सा व्यय आकस्मिक निधि से किया जाएगा। अगला जो कार्य व शक्ति है वह है न्याय संबंधी। मंत्रिपरिषद कुछ न्याय संबंधी कार्य भी करती है। उसके एक सदस्य लॉर्ड चांसलर की मंत्रणा अनुसार प्रमुख
सम्राट प्रमुख न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इस प्रकार गृह मंत्री के परामर्श के अनुसार वह समाधान भी करता है। मंत्रिपरिषद का कार्यक्षेत्र अत्यंत व्यापक है। विधायिनी, कार्यपालिका तथा वित्तीय सभी क्षेत्रों में उसे महान शक्तियाँ प्राप्त है। देश के समूचे प्रशासन पर उसका नियंत्रण रहता है। अब हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मंत्रिमंडल कितने प्रकार के होते हैं या उसके रूप कौन कौन से। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल के हमें 4 रूप या प्रकार दिखाई देते हैं। उसमें पहला है साझा मंत्रिमंडल। कभी कभी कॉमन सभा में किसी भी दल का बहुमत नहीं रहता है, अतः कॉमन सभा का विश्वास प्राप्त करने के लिए कई दलों को मिलाकर सरकार बनानी पड़ती है। इसके अतिरिक्त साधारण परिस्थितियों में विपत्ति का सामना करने के लिए संपूर्ण देश की एकता आवश्यक हो जाती है, अतः सभी दल मिलकर मंत्रिमंडल बनाते हैं तथा संयुक्त रूप से देश की रक्षा में भाग लेते हैं। सन 1931 में आर्थिक संकट तथा 1940-45 में युद्ध का सामना करने के लिए इंग्लैंड में साझा मंत्रिमंडल बना था। दूसरा है युद्ध मंत्रिमंडल। युद्ध या किसी विपत्ति के समय जल्दी में निर्णय की आवश्यकता होती है, इसलिए शासन की सर्वोच्च नीति के निर्धारण तथा शासन के निर्देशन के निमित्त कुछ मंत्रियों की एक समिति बना दी जाती है। उन्हें प्राय किसी विभाग का अध्यक्ष नहीं रहने दिया जाता, जिससे वे पूरा समय इन समस्याओं की ओर ध्यान दे सके। जिसमें प्राय 4 या 5 मंत्री होते हैं। यह मंत्रिमंडल अल्पकाल के लिए होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आंतरिक मंत्रिमंडल। चूँकि मंत्रिमंडल में 15-20 मंत्री होते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री सभी सदस्यों से परामर्श नहीं कर पाता है। किसी भी विषय को मंत्रिमंडल में रखने से पहले वह 4-6 प्रमुख विश्वासपात्र मंत्रियों से सलाह कर लेता है। शासन संबंधी सर्वोच्च नीतियों का निर्धारण वस्तुतः आंतरिक मंत्रिमंडल ही करता है। इस प्रकार आंतरिक मंत्रिमंडल औपचारिक संगठन है जिसके सदस्यों को प्रधानमंत्री का विश्वास प्राप्त होता है। जो चौथा प्रकार है वह है छाया मंत्रिमंडल। विरोधी दल के नेता द्वारा बनाया गया काल्पनिक मंत्रिमंडल छाया मंत्रिमंडल कहलाता है। विरोधी दल के सदस्य छाया मंत्रिमंडल के माध्यम से विभिन्न विभागों के संबंध में प्रशिक्षित हो जाते हैं। सन 1937 के क्राउन के मंत्री अधिनियम द्वारा छाया मंत्रिमंडल को अप्रत्यक्ष मान्यता मिल गई है। अब हम अगले वीडियो में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।